हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पारीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा। यानी आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के बिल्कुल फ्री आपको सारे वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा आज का विषय है इतिहास। इतिहास आप सब जानते हैं कि हमने शुरू कर दिया था और हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 7 का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनको लगा कि भारत में शिक्षा में सुधार लाने की ज़रूरत है, भारतीयों को सभ्य बनाने की ज़रूरत है। इसलिए देसी जनता को सभ्य बनाने का जिम्मा अंग्रेजों ने अपने सर पर लिया। उन्होंने कहा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको सभ्य बनाएं, ऐसा उनका मानना है। और इसलिए उन्होंने शिक्षा में कई सारे सुधार किए। और इसी बीच हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टैगोर साहब का शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा और रविंद्रनाथ टैगोर साहब को तो पूरी दुनिया जानती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का एक शांति निकेतन, ये उनकी शिक्षा संस्था ही है। शिक्षा देने की एक नई संस्था उन्होंने इजाद की थी जिसका नाम था शांति निकेतन। और नाम से आपको जाहिर हो गया कि निकेतन मतलब ऐसा जगह जहाँ पर आपको शांति मिलेगी। उनका मानना था कि व्यक्ति अगर शांति के साथ पढ़ेगा, अगर उसका नेचर प्रकृति में बैठ करके बिल्कुल शांत मन से पढ़ेगा तो उसको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। ऐसे में किसी क्लास में बैठ करके उसको जेल की तरह फीलिंग नहीं देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो पढ़ते जरा शांति निकेतन के माध्यम से टैगोर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टैगोर का शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था की स्थापना सन 1901 में की थी। इस संस्था को शुरू किया था 1901 में, यानी 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इसकी शुरुआत की थी। टैगोर साहब जब बच्चे थे, जब छोटे थे वो स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। उनके पीछे उनका क्या एक धारणा थी, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी भी नहीं कर पाते थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं एक जेल में आ गया हूँ। तो आप जो मनचाहा काम करना चाह रहे वो नहीं कर सकते, आपके ऊपर कुछ चीज़ें थोप दी जा रही थी। तो टैगोर साहब का बचपन से ये मानना था कि हर एक बच्चे को वो करने दिया जाए वो जो उसका मन चाह रहा है, ना कि उसके ऊपर कुछ चीज़ थोपी जाए ज़बरदस्ती। जब वे बड़े हो गए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रहें, जहाँ वे मुक्त रहें और रचनाशील हो। उन्होंने एक इस तरह का स्कूल खोलने की कोशिश की जहाँ पर बच्चे जो है बिल्कुल खुश रहें, जहाँ पर कोई दुख वाला कोई माहौल ही ना हो, टॉर्चर करने जैसी समस्या ना हो, बर्डन एक्स्ट्रा ना हो, किताबों का बोझ ना हो, ज़बरदस्ती की समय सारणियाँ ना हो। बिल्कुल फ्री होकर के बच्चे फ्री माइंड से सोचे, मुक्त होकर के रचनाशील हो सकते हैं बच्चे। तो एक उनका ऐसा मानना है कि जितना आप फ्री रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो। जितना आपके दिमाग में बर्डन रहेगा उतनी सोचने के दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर साहब का मानना था। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि शिक्षा तो ऐसी होना चाहिए, शिक्षण संस्थान तो ऐसा होना चाहिए जो अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था के, क्योंकि अंग्रेज जो शिक्षा व्यवस्था लेकर के आए थे वो काफ़ी कड़ी और अनुशासन वाली, बंधनकारी अनुशासन से बंधी हुई थी। उसमें कुछ बाउंडेशन थी कि आपको जाना ही जाना है, अनुशासन में रहना है, आपको एब्सेंट नहीं होना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, रेगुलर जो है आपकी एग्ज़ाम को आपको देना है। तो आप खुद सोचिए, जब हम भी आज भी स्कूल जाते हैं कितने सारे बर्डम्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमेशा हम कोर्स कंप्लीट करना है, ये पढ़ना शुरू किया, दूसरी एग्ज़ाम आ गई, ये दिया, ये तीसरी एग्ज़ाम आ गई, एक के बाद एक सब्जेक्ट ऊपर आते जो है किताबों का बोझ आता गया और आगे जा कर के फिर कंपटीशन की तैयारी करना है, कितना सारा पढ़ाई का बोझ रहता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब कहना चाह रहे हैं कि सारे बोझ की वजह से आपका एक्चुअल जो दिमाग का विकास होना चाहिए था, जो दिमाग खुलना चाहिए था, वो तो खुला ही नहीं। वो चाहते थे कि इंसान का दिमाग जब क्रिएटिव होना शुरू होगा तो क्रिएटिव तब होगा जब उसके दिमाग से भार खत्म हो जाएगा, जब उसका दिमाग बिल्कुल नेचर से कनेक्ट हो जाएगा और वो खुश रहेगा। जितना इंसान ज़्यादा खुश रहता है, जितना बंधनों से मुक्त रहता है, वो इंसान ज़्यादा सोच सकता है और ज़्यादा दूर तक भी जा सकता है।
ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर साहब का मानना था। उन्होंने बोला कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है उससे तो बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो वो एक ऐसा स्कूल खोलना चाह रहे थे। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। वो बोल रहे थे कि जो जो क्रिएटिव शिक्षा है, एजुकेशन है, सृजनात्मक शिक्षा, कुछ नया बनाने की जो शिक्षा होती है, कुछ नया करने की शिक्षा जो होती है, वो केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब प्रकृति में आराम से पेड़ के नीचे बैठकर हवा खा रहे हो, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये फोटोज़ में आपको कुछ इस तरह का दिखाया गया। इस फोटोज़ में रविंद्रनाथ टैगोर भी बैठे हुए हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में सिखा रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर के। कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लासों का, इमारतों का बंधन नहीं, कोई समय का बंधन नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं प्रकृति के आवेश में, आगोश में। तो ये ऐसा वो चाहते थे कि सृजनात्मक जो शिक्षा है वो केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्हें यह निर्मल शांति से भरी यानी शांति निकेतन दिखाई दी। मतलब उन्होंने बोला कि यही जो प्राकृतिक परिवेश है यही शांति निकेतन है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन प्रकृति में पढ़ाई करना ही, प्रकृति के बीच बैठकर प्रकृति का अनुभव लेना या उसी के अंदर शिक्षा को ग्रहण करना ही शांति निकेतन है, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं, अपनी जो टैलेंट है उसको और बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर उस जगह पर जिस प्रकृति के साथ जी करके, उसी प्रकृति को उन्होंने शांति निकेतन का नाम दिया। इसलिए पेड़ों के नीचे पढ़ाना और या बिल्कुल प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ाना, उसकी बात ही अलग होती है। ऐसा उनका मानना है कि जो आपको एक बंद कमरे में शिक्षा दी जाती है उससे ज़्यादा बेहतर प्रभाव आपको खुले तौर पर प्राकृतिक वातावरण में जो शिक्षा दी जाती है उसमें पड़ता है। ऐसा उनका मानना, और बिल्कुल सही मानना भी था। टैगोर और महात्मा गांधी की शिक्षा के बीच कुछ फर्क भी थे। भले ही रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों ही अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की जिस शिक्षा की बात करते थे और टैगोर साहब जिस शिक्षा की बात करते थे, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है समझ लेते हैं। जहां गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, वो पश्चिमी सभ्यता के भी आलोचक थे, उसको भी वो नहीं मानते थे सही, और न ही वो मशीनरी प्रौद्योगिकी सबको सही मानते थे, वो सबकी आलोचना करते थे। जबकि टैगोर साहब आधुनिक सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। टैगोर साहब क्या चाहते थे कि ये पश्चिमी सभ्यता की कुछ मशीनीकरण, वैज्ञानिक चीज़ों के साथ भारतीय संस्कृति को जोड़ा जाए और एक ऐसा मिश्रण तैयार की जाए कि हमारी संस्कृति भी खत्म ना हो और हमारी संस्कृति जो है इस पश्चिमी सभ्यता की कुछ चीज़ों से उठा करके एक ऐसी नई संस्कृति पैदा हो जो सबसे अच्छी हो, श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो वो कुछ अलग तरीके से आलोचना करते थे, वो पूरी तरह से विरोध में नहीं थे। जबकि गांधी जी हर तरह से पश्चिमी सभ्यता, आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, सब चीज़ के विरोधी थे। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि एक सम्मिश्रण होना चाहिए पश्चिमी सभ्यता के साथ। वो ये बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता के ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए, जबकि पश्चिमी ज्ञान को भारतीय ज्ञान के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना चाहिए जो भारतीय ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान दोनों का मिला जुला रूप हो, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो किस तरह की बात करना चाह रहे थे। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा होनी चाहिए, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर सोच रहे थे, जैसा कि महात्मा गांधी सोच रहे थे और बहुत सारे विचारक भी सोच रहे थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों में विचार सामने आया कि भाई एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली की रूपरेखा तो होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई जो नई राष्ट्रीय शिक्षा जो व्यवस्था है वो ये होना चाहिए कि अंग्रेजी की जो शिक्षा है उसमें कुछ बदलाव कर दो। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे और बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि नहीं, ये अंग्रेजों वाली व्यवस्था होना ही नहीं चाहिए, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो मतलब जो लोग सोच रहे थे कि नई शिक्षण व्यवस्था, एक नई राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में जो लोग सोच रहे थे, बात कर रहे थे कि नहीं यार नहीं तो होना चाहिए, उसमें से बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम लोग क्यों ना अंग्रेजी शिक्षा में कुछ परिवर्तन कर दे तो नई बन जाएगी। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, हमें अंग्रेजी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं करना, हमें नई शिक्षा ही लेके आनी पड़ेगी, वैकल्पिक दूसरी अल्टरनेटिव चाहिए, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। भारतीय लोगों को देश की जो राष्ट्रीय कल्चर है हमारा, नेशनल जो हमारा कल्चर है हमारा, उसकी शिक्षा उनको मिलना चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना था।
और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो बहस थी ये तो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, मतलब देश आज़ाद हो गया अंग्रेजों से, तब भी राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसको लेकर बहुत सारी बहस हुई। बहुत सारे लोग भारतीय भाषाओं में शिक्षा के पक्षधर थे, बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा को प्रमोट कर रहे थे, बहुत सारे लोग अंग्रेजी भारतीय भाषाओं के सम्मिश्रण को प्रमोट कर रहे थे। और आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेजी भाषा है हमारी भारतीय भाषाओं पर हावी होती जा रही है। ईच एंड एवरी स्कूल, हर एक स्कूलों में भारतीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी भाषाओं के यानी विदेशी भाषाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा कर बहस आज भी जारी है और आज भी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में हम लोग इस शिक्षा किस भाषा में या किस संस्कृति को भारत में लाना चाहिए। क्या भारतीय संस्कृति को वापस से पुनरुद्धार कर देना चाहिए, वापस से उसको प्रमोट करना चाहिए, या फिर भारतीय संस्कृति के ऊपर पश्चिमी सभ्यता को थोप करके हमें हमारी संस्कृति भूल जाना चाहिए। तो आज भी ये बड़ा बहस का विषय है कि क्या हमें एक्चुअल करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी के दिमाग में क्लियर था कि पश्चिमी सभ्यता नहीं चाहिए, भारतीय संस्कृति ही आपको अनुभव दिलाएगी, भारतीय संस्कृति आपको व्यावहारिक ज्ञान दिलाएगी। ये भारतीय संस्कृति ही है जहाँ दुनिया में कहीं पर भी परिवार जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती। भारत में बड़े बड़े परिवार एक साथ रह रहे हैं, बड़े बड़े कुटुंबों में लोग रहते हैं, माता पिता की सेवा करना, शादी समारोह होना, ये सारी जो कल्चर हमारे आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि भारतीय संस्कृति को हमने जीवित रखा है। अगर हम लोग पश्चिमी सभ्यता में मिक्स हो जाते या पूरा जिस पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता के ऊपर आ जाती, जो कि बहुत सारी जगह पे आ चुकी हैं, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, तो अगर वो आ जाती है तो महात्मा गांधी के बोलना है तो फिर क्या है, जो हमारे सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान हम दो लोगों के अंदर जो इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर जो आत्मीयता की भावना, मानवता की भावना है, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि पश्चिमी ज्ञान केवल और केवल मुनाफे पर चलता है, पश्चिमी ज्ञान केवल और केवल पढ़ले लिखले और ज्ञान अर्जन पर है, उसका व्यवहारिक ज्ञान से कोई ताल्लुकात नहीं, ऐसा गांधी जी बोलते थे। तो नेहरू साहब भी क्षमा करें, टैगोर साहब का भी शांति निकेतन कुछ इसी तरह का था, वो अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध थे। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है magnetbrains.com। वहाँ पर भी आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होंगे, क्योंकि यह है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको गारंटी देता है 100% वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो की। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। CBSE क्लास 7 से क्लास 12 हिंदी मीडियम ऑप्शन आपके सामने है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 8 ऑप्शन दिखेगा। आप क्लास 8 को क्लिक करिए, क्योंकि हम लोग कक्षा 8वीं की बात कर रहे हैं। इसके अब भी आपको जो क्लास पढ़नी वो कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग क्लास 8 की बात कर रहे हैं। तो कक्षा 8वीं के टीचर देखो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे। हर एक टीचर के नाम के नीचे एक रेड लिखा हुआ है, रेड कलर में, वॉच नाउ। अब आपको वॉच नाउ पर क्लिक करना है। वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको सब्जेक्ट जिस पर आपने क्लिक किया है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे उसमें जाएंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे सारे के सारे, चैप्टर वाइज, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चैप्टर आ जाएंगे। अब आपको करना कुछ भी नहीं, जो भी चैप्टर लेक्चर पढ़ना है बस उस पर करिए क्लिक और आप पहुंच जाएंगे अपने वीडियो पर, और बिल्कुल आप इसका आनंद उठा सकते हैं। आपको वीडियो में वही चीज़ मिलेगी जो आपको यूट्यूब पे मिलती है। दोस्तों, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, कक्षा में टॉप कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।